हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात की थी, जिसमें कि स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और मैंने आप लोगों को ये बताया कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और कैसे फुल पिच वाइंडिंग के मुकाबले उसका फ्लक्स और ईएमएफ बदल जाता है। तो वहां हमने पिच फैक्टर के बारे में बात की और पिच फैक्टर हमने निकाला था कॉस एप्सिलॉन बाय 2। फिर मैंने आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दिया स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया कि स्पेस हार्मोनिक्स के अंदर जो पोल्स होते हैं दे बिकम n टाइम्स द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द फंडामेंटल, जिस कारण से इलेक्ट्रिकल एंगल n टाइम्स हो जाता है और जो पिच फैक्टर हमारा मिल रहा था वो भी हो जाता है cos n एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग की मदद से हम चाहें तो हार्मोनिक्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बस वो जो cos n एप्सिलॉन बाय 2 का जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो कर देंगे फॉर nth ऑर्डर हार्मोनिक। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी रखते हैं n इंटू एफ और वहां पे cos n एप्सिलॉन बाय 2 का फैक्टर लेना पड़ता है। मैंने आपको nth हार्मोनिक का फ्लक्स भी बताया था 2bmdl डिवाइडेड बाय n इंटू p। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जब हमने लास्ट वीडियो में एंड में हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में बात की थी, तो मैं यहां पे आपसे एमएमएफ वेवफॉर्म्स के बारे में बात करने वाला हूं। एमएमएफ वेवफॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में एमएमएफ कैसे वेरी करता है अगर अलोंग द पेरीफेरी हम लोग मूव करें। जैसे कि स्पेस एंगल वेरी करोगे तो स्पेस में एमएमएफ कैसे वेरी होगा ये हमें डिराइव करना है। ठीक है। अब बिफोर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहला केस लेने वाला हूं, केस 1, सिंगल कॉइल मशीन। ठीक है। इसमें हमें यह समझना है कि किस तरह से एमएमएफ का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं विद स्पेस। अब सिंगल कॉइल मशीन में क्या है, देखो जैसे स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग मैं मान रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मान लो एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल है जैसे ए और ये ए डैश। ए में डॉट मान लो, ए डैश में क्रॉस मान लो। मुझे इसका एमएमएफ वेवफॉर्म प्लॉट करना है अगेंस्ट स्पेस। स्पेस किस टाइप से, देखो जैसे ये वैल्यू मान लो अल्फा इक्वल टू 0 या अल्फा की जगह थीटा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस एंगल थीटा। ठीक है। या एक काम करते हैं इसको अल्फा ही रखते हैं, थीटा फिर हम इलेक्ट्रिकल एंगल के लिए बोल देंगे। ठीक है ना। फिर ये हो गई अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू 180। इस तरह से हमने ले लिया, ये स्पेस एंगल है ना, और नीचे 270 ले लोगे। अब इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए इस वाइंडिंग को ओपन करके बनाना पड़ता है। देखो कैसे, ये मान लो ये अल्फा इक्वल टू 0 है, 90 पे पहले आया हमारे पास ए। ठीक है। फिर इतना ही गैप फिर ले लो, फिर ये आया ए डैश, फिर इतना ही गैप फिर ले लिया हमने। हम कहां गए, अगर इतना ही गैप लिया 0 से 90, 90 से 180, एक सेकेंड, इन दोनों के जो 180 का गैप आता ना ए और ए डैश के बीच में, तो इससे डबल गैप लेना पड़ेगा। ठीक। अब देखो मैं वेवफॉर्म के लिए ऐसे मार्किंग्स ले लेता हूं। ये अल्फा 90 हो गया, फिर ये 180 हो गया, फिर ये 270 हो गया, और ये वापस से हो गया अपना 360 डिग्री। अब इसके नीचे मान लो रोटर का सरफेस है इस टाइप से।
अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्रॉ करें तो डॉट की वजह से कैसे होती है, डॉट की वजह से होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करोगे इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से क्रॉस की वजह से कैसे बनाओगे, क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज। और क्रॉस की वजह से ऐसे ही और क्लॉकवाइज बना लो। इस तरह से बन गई ना मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जहां बाहर आ रही है, ये स्टेटर है और ये रोटर है। जहां स्टेटर से बाहर आ रही है वो है नॉर्थ पोल, स्टेटर के अंदर गई तो साउथ, स्टेटर से बाहर आई तो अगेन नॉर्थ। इस तरह से पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। अगर एमएमएफ निकालना है तो क्या करना पड़ता है, हम करते ही हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड। अगर ये n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो कितना करंट एनक्लोज होगा, एन आई। और एच डॉट डी एल की अगर बात करोगे तो मान लो ये एयर गैप है जी, तो ये हो जाएगा 2Hg। 2 टाइम्स क्यों हुआ, देखो यहां पे भी डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक लूप के अंदर 2 बार एयर गैप आएगा तो 2Hg इक्वल टू n इंटू आई। तो Hg कितना हो गया, ni/2। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमने बाकी लूप के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। उसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि रिलक्टेंस जो होती है एयर गैप की मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू आयरन। तो ज्यादातर एमएमएफ का जो ड्रॉप आएगा, देखो एमएमएफ को एक वोल्टेज की तरह मॉडल करते हैं ना मैग्नेटिक सर्किट में, तो एमएमएफ का जो ज्यादातर पोर्शन अपीयर होगा वो एयर गैप के अक्रॉस ही अपीयर होता है। तो ये पॉइंट लिख लेना, वी आर इग्नोरिंग द डॉट प्रोडक्ट इन द आयरन पार्ट because reluctance of air gap is much higher than iron and hence maximum portion of a MMF appears across the air gap। ठीक है, अब हमें MMF बनाना है। ठीक है, तो अल्फा 0 पे मैंने एक्सेस ड्रॉ कर ली है। हमें एमएमएफ ड्रॉ करना है। अब देखो जहां डाउनवर्ड्स है वहां नेगेटिव ले लो, यहां तक डाउन चल रहा है ना तो नेगेटिव, और जहां अपवर्ड्स आया उसको पॉजिटिव ले लो। फिर जहां डाउनवर्ड्स आया वो फिर से नेगेटिव। और इसकी हाइट कितनी होगी एमएमएफ की, h इंटू जी होती है हाइट, तो ये होगी ni/2। ठीक है, स्क्वायर वेव बन गई। और अगर स्क्वायर वेव है तो इसकी फोरियर सीरीज लिखी जा सकती है ना। फोरियर सीरीज अगर बनाओगे तो इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे। ठीक है ना, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर वेव है ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका फंडामेंटल अगर लिखोगे स्क्वायर वेव की जो फोरियर सीरीज होती है वो ये होती है सिग्मा n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4 इंटू पीक वैल्यू बाय n पाई। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है तो cos n ओमेगा नॉट टी या फिर n अल्फा। यहां पे x एक्सिस ओमेगा टी नहीं है तो n अल्फा, माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव से शुरू हो रहा है। ठीक है,
अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगी तो कॉस, क्योंकि इवन फंक्शन है, और अगर अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन, तो कहोगे कॉस। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती ऑड फंक्शन, तब आता साइन। तो फंडामेंटल कितना होगा, F1 माइनस 4FP बाय एन पाई कॉस अल्फा। एन की जगह 1 रख दिया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो -4/पाई NI/2 कॉस अल्फा, ये अपना फंडामेंटल वैल्यू बन जाएगा। अगर तुम डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानते तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, और डाउनवर्ड्स को अगर नेगेटिव मानोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तुम्हारे ऊपर है कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन कर रहे हो। कहने का मतलब मैं साउथ पोल को पॉजिटिव दिखा रहा हूं, नॉर्थ को नेगेटिव। नॉर्थ को पॉजिटिव दिखाते तो यहां से बीच में माइनस साइन हमारा रिमूव हो जाता। तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिख भी लेना। इफ वी कंसीडर नॉर्थ पोल एज positive MMF and south pole as negative MMF, then fundamental value comes out to be positive, ठीक है, फंडामेंटल वैल्यू comes out to be positive। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये समझ गए ना, H इंटू एल MMF होता है तो NI/2 आ रहा है। अब इसके अंदर अगर फंडामेंटल की पीक वैल्यू की बात करोगे, अगर मैं कहूं सिर्फ मुझे फंडामेंटल का पीक बताओ, तो क्या बोलोगे, ये होगा 4/पाई, मैक्सिमम वैल्यू तो यही आएगी ना, NI/2। अब देखो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर डीसी करंट है तो सिंपली यही बनेगा। अगर एसी करंट है तो तुम कहोगे NIM/2 cos ओमेगा टी। एसी करंट में मैंने क्या कह दिया, जो करंट है वो बन गया IM cos ओमेगा टी, वो करंट सिर्फ I नहीं रह गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/पाई N इंटू IM/2। और अगर तुम पूरा MMF लिखोगे यहां पे F1, तो ये होगा -4/पाई NIM/2 cos ओमेगा टी cos अल्फा। ये वैल्यू बन जाएगी ओवरऑल फंडामेंटल MMF की। और देखो इस लॉजिक से हम लोग कभी भी MMF डिराइव कर सकते हैं, चाहे फिर वो स्टेटर वाइंडिंग के लिए हो, चाहे फिर वो रोटर वाइंडिंग के लिए हो, और किसी भी मशीन के अंदर MMF की वेवफॉर्म ड्रॉ की जा सकती है। दूसरी चीज इसके अंदर ऑब्जर्व करो कि देखो जहां कंडक्टर आया वहां पे ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, और कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, कांस्टेंट। तो जहां भी कंडक्टर आता है वहां हमारा MMF में ट्रांजिशन बनता है। अब ऐसे ही सोचो कि अगर इसके अंदर एक स्लॉट की जगह 3 स्लॉट होते, ठीक है, तो अगला केस लिखना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सिंगल कॉइल मशीन की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि 3 स्लॉट्स मान लो, और ऐसे इधर मान लो 3 स्लॉट। अब जैसे n टर्न्स लिए थे, हर स्लॉट में NC ले लो, और ये एंगल मान लो सिग्मा। सिग्मा वही फेस स्प्रेड है जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाया था कि एक पोल के नीचे एक फेज कितना एंगल ऑक्यूपाई करता है, दैट इज योर सिग्मा। तो यहां से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी हमारी, किस बारे में, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब यहां मैं कर क्या रहा हूं कि एक सिंगल स्लॉट ना लेते हुए 3 स्लॉट्स ले रहा हूं, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। और अब देखो n टर्न्स नहीं है, हर एक के अंदर कितने टर्न्स है, NC। NC माने नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सिंगल कॉइल।
अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या करते हैं कि तीनों स्लॉट्स की वजह से एमएमएफ ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों स्लॉट्स का अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, और बाद में सबका ऐड कर लेंगे। बेसिकली सुपर पोजिशन एक साथ डेराइव ना करते हुए तीनों का अलग अलग डेराइव करके लास्ट में एडिशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सबसे पहली कॉइल का ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जहां कंडक्टर आता है वहां ट्रांजिशन होती है। तो देखो ये चल रहा होगा -Ni/2, कंडक्टर आते ही +Ni/2, कंडक्टर खत्म होते ही -Ni/2। ठीक है, और यहां n की जगह क्या यूज होगा, Nc × I/2। अब ऐसे ही दूसरा कंडक्टर ले आओ, दूसरे कंडक्टर में क्या करोगे कि अगेन ये भी पहले नेगेटिव चल रहा होगा, कंडक्टर आते ही ट्रांजिशन कर जाएगा। ठीक है, पिछली वेवफॉर्म देख के तो समझ आ गया था ना, जहां कंडक्टर आता है वहीं ट्रांजिशन होती है, ये हो गया। ऐसे ही तीसरा कंडक्टर ले आओ, तीसरा कंडक्टर ले आओगे तो उसका भी वेवफॉर्म ऐसे ही बन जाएगा। ये बन गया, और हर एक की पीक होगी Nc × I/2। अब देखो ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। अब देखो सबसे पहले -Ni/2 -Ni/2 -Ni/2, तो -3/2 Ni, फिर Ni/2 -Ni/2 कैंसिल, -Ni/2, तो -Ni/2, फिर प्लस प्लस माइनस, तो एक प्लस माइनस कट गया तो एक प्लस बचा, फिर प्लस 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 3 गुना हो गया, फिर माइनस प्लस कैंसिल और एक प्लस बचा, माइनस माइनस प्लस तो एक माइनस बचा, माइनस 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 तो एक 3 माइनस आ गया। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये कितनी हो गई, 3/2 Nc × I, और जो छोटे वाला ब्लॉक दिख रहा है दैट इज हाफ Nc × I। Nc क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल, तो ये लिख भी लेना, Nc represents the number of turns in each coil where we have taken a total of 3 coils, a total of 3 coils। अब देखो क्या होगा, अगर इसी तरह से बढ़ाते चले जाओगे ना ये नंबर ऑफ टर्न्स या ये स्लॉट्स, तो ये वेवफॉर्म धीरे धीरे जो है ना ट्रेपेजॉइडल बनती जाएगी, इस टाइप से, इस तरह से बनती जाएगी ट्रेपेजॉइडल। तो ऐसा ही अगला पॉइंट लिख भी लेना, इफ नंबर ऑफ स्लॉट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड, if number of slots are continuously increased, then the waveform of MMF approaches a trapezoidal waveform, approaches a trapezoidal waveform। अब क्या होता है, हम लोग क्या कह देते हैं कि ये जो सिग्मा वाला रीजन है ना, इसमें ऐसा मान लो कि इसमें करंट जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट स्लॉट्स की जगह कंटिन्यूअस मान लो, और करंट डेंसिटी ले लो J। करंट डेंसिटी ऐसा मत सोचना करंट पर यूनिट एरिया, ये करंट पर यूनिट एंगल है एक तरह से। ठीक है, तो अगर करंट डेंसिटी मान ली जाए J, जहां की करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वेवफॉर्म ट्रेपेजॉइडल बन जाएगी। एक चीज सोचो ना
जब तक डिस्क्रीट स्लॉट्स हैं तो इस तरह के स्टेप्स तो दिखेंगे भाई, जहां जहां कंडक्टर या स्लॉट चेंज होगा सडनली वेवफॉर्म में चेंज आएगा। तो मैं कह रहा हूं वेवफॉर्म स्मूथ कब बनेगी, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स बन जाए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स का मतलब कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या ये बन जाए करंट शीट। तो इसमें एक पॉइंट और लिखना, द ट्रांजिशंस इन एमएमएफ वेवफॉर्म अपीयर अंडर ईच स्लॉट and hence for smooth variation of MMF the number of slots should be infinite, or we can say the current is uniformly distributed in the form of a current sheet, in the form of current sheet। अब देखो इसमें कितने टर्न्स आ रहे थे टोटल यहां से यहां तक 3NC, तो कितना टोटल करंट एनक्लोज था 3NC इंटू आई। इसको J इंटू सिग्मा के बराबर लिख देते हैं, तो J हो जाता है 3NCI बाय सिग्मा, ये हो जाता है J। ठीक है, तो अब पीक एमएमएफ कितना होगा, पीक एमएमएफ होगा 3/2 NCI, जो कि यहां पे लिखा भी है, और 3/2 NCI कितना होगा J सिग्मा बाय 2। इसका मतलब अगर J करंट डेंसिटी की एक शीट मान के चलोगे तो जो ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म बनेगी उसकी हाइट होगी J सिग्मा बाय 2। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखो, फॉर यूनिफॉर्म करंट शीट एमएमएफ वेवफॉर्म इज ट्रेपेजॉइडल with a peak value of J sigma by 2, with a peak value of J sigma by 2। अब देखो जो 3NCI बेसिकली क्या है, NPH ही तो है भाई। एक फेज को तुमने 3 स्लॉट्स दिए तो एक फेज के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए NPH। तो तुम ये भी कह सकते हो कि यहां से अगर लिखोगे J इक्वल टू NPH I बाय 2, सिंस एक फेज को हमने कितने टर्न्स दे रखे हैं 3NC। फेज स्प्रेड का तो मतलब ही ये था ना कि ये तीनों स्लॉट एक ही फेज के हैं। ये बात मेरी समझ आ रही है। फेज स्प्रेड का मतलब क्या था कि एक फेज को कितना एंगल दिया गया है या कितने स्लॉट दिए गए हैं, उसका मतलब ही ये हुआ कि तीनों जो स्लॉट्स हैं ये एक ही फेज को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए 3NC को मैंने लिख दिया NPH। ये मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो अगर ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म बनती है, यूनिफॉर्म करंट शीट मान लिया जाता है, तो वेवफॉर्म ट्रेपेजॉइडल बन जाएगी। तो होगा क्या कि अगर एमएमएफ ट्रेपेजॉइडल बन जाता है, कैसे बन जाता है एमएमएफ, कुछ इस टाइप से। इसके अंदर ये जो एंगल है जिसमें एमएमएफ चेंज हो रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली सिग्मा, और ये हाइट कितनी है, हाफ J सिग्मा या NPH इंटू आई बाय 2। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे सिग्मा भी होगा, 3NC को NPH रखा है ना, तो नीचे सिग्मा भी आएगा और यहां 2 नहीं आएगा, हाँ NPH इंटू आई बाय सिग्मा। अब ये क्लियर हुआ, NPH इंटू आई बाय 2 हो जाएगा ये हाइट। और इसका अगर फंडामेंटल ड्रॉ करते हो तो इस टाइप से आता है, ये क्या हो जाता है फंडामेंटल। ठीक है, और इस फंडामेंटल की जो पीक वैल्यू होती है वो होती है 4/पाई, हाइट कितनी है NPH इंटू आई बाय 2, NPH इंटू आई बाय 2 इंटू साइन सिग्मा बाय 2 ओवर सिग्मा बाय 2। अब लेकिन अगर इसको डेराइव करना है तो तुम्हें ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म की पूरी फूरियर सीरीज डेराइव करनी पड़ेगी,
अगर इसको इवन फंक्शन मान के डिराइव करते हो तो इसके लिए क्या डिराइव करोगे, इसके लिए डिराइव करोगे an, ठीक है, an डिराइव करोगे और वहां से तुम्हें यही कोएफिशिएंट मिलेगा। लेकिन लंबा प्रोसेस है, इसीलिए मैं फोरियर सीरीज डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं, उसको स्किप कर सकते हो। अब देखो यहां से दो तीन चीजें सोचने वाली बात है। पहली बात कि ट्रेपेजॉइडल वेव के अंदर जो चेंज आ रहा है एमएमएफ का, वो किस दौरान आ रहा है, सिग्मा। अगर ये वाइंडिंग पूरे में फैली होती, अगर ये वाइंडिंग पूरे में फैली होती, ये कोई खाली रीजन छोड़ा ही नहीं गया होता, तो ये लगातार बढ़ता जाता, फिर क्रॉसेस आने पे लगातार गिरने लगता, तो वेवफॉर्म क्या हो जाती, ट्रायंगुलर। यानी कहने का मतलब कि ये कांस्टेंट किस रीजन में, जिस रीजन में कोई भी कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये चारों तरफ यूनिफॉर्मली करंट शीट बांध दी जाए तो ये कहीं भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेवफॉर्म विल बी ट्रायंगुलर। और वही तुम्हारा वेवफॉर्म हमने बनाया था डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का, ठीक है। एक्चुअल में आर्मेचर एमएमएफ का वेवफॉर्म स्टेप्ड होता है, बट अगर करंट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाए देन इट बिकम्स ट्रायंगुलर। इसमें एक पॉइंट और लिखो, if a uniform current sheet is wrapped around the core with no space left, then the trapezoidal MMF waveform becomes triangular, just as the case of armature MMF of a DC machine. Next point, practically the slots are finite, so we cannot obtain a smooth trapezoidal waveform, but we practically have stepped waveform. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर्मेचर एमएमएफ को ट्रायंगुलर मानते हैं डीसी मशीन में, लेकिन किस एजम्पशन पे, कि करंट चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन प्रैक्टिकली करंट तो स्लॉट्स की फॉर्म में होता है, और जहां स्लॉट्स बनेंगे जैसा हमने देखा भी है, वहां पे स्टेप्स ही बनेंगे वेवफॉर्म के अंदर। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखो, जब हमने सिलेंड्रिकल रोटर पढ़ा था तो मैंने बताया था जो एमएमएफ आता है वो साइनोसॉइडल नहीं आता, वो स्टेप्ड आता है। और यही तरीका है उसको डिराइव करने का। रोटर पे जहां जहां स्लॉट्स आएंगे वहां वहां एमएमएफ में स्टेप्स बनेंगे, और जहां रोटर खाली है, 1/3 खाली था ना उसका हिस्सा, मैंने बोला था 2/3 में स्लॉट्स होते हैं, और जो 1/3 ऊपर और नीचे वाला होता है वो खाली रहता है, उसमें वो वेवफॉर्म फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप्स कहां तक बनेंगे, जहां तक स्लॉट्स हैं, और जहां कुछ नहीं है वहां पे आएगा फ्लैट। तो यही होता है कि वहां पे स्टेप्ड वेवफॉर्म क्यों मिलती है, साइनोसॉइडल क्यों नहीं मिलती। अगला पॉइंट ये भी लिखना, इवन इन सिलेंड्रिकल रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन, ड्यू टू स्लॉट्स अलोंग द रोटर पेरिफेरी, we obtain stepped MMF waveform. तो देखो जब हम फेज स्प्रेड वगैरह ये सब टर्म्स समझ चुके हैं, तब मैं आप लोगों को ये एमएमएफ वेवफॉर्म्स बता रहा हूं। बट ये जान लो कि एमएमएफ वेवफॉर्म का एप्लीकेशन कहां कहां दिखा अभी तक हमें, डीसी मशीन के आर्मेचर के अंदर, और इसके अलावा सिंक्रोनस मशीन के रोटर के अंदर। ठीक है, और एमएमएफ वेवफॉर्म कैसी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी मानोगे, दैट इज ट्रेपेजॉइडल। एमएमएफ जो बनेगा वो ट्रेपेजॉइडल होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला लिखना सिंगल फेस वाइंडिंग। सिंगल फेस वाइंडिंग, तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, सिंगल फेस वाइंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय a uniform current sheet of spread sigma, यानी जो फेस स्प्रेड ले रहे हो वो सिग्मा ले रहे हो सिंगल फेस वाइंडिंग में, और यूनिफॉर्म करंट शीट मान रहे हो। अब हम ये कहते हैं कि इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा, पीक वैल्यू कितनी आएगी, 4/पाई साइन सिग्मा बाय 2 ओवर सिग्मा बाय 2 NPH इंटू I/2। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है, कॉस या माइनस कॉस की तरह। मैंने बताया ना, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मानो तो कॉस, साउथ को पॉजिटिव मानो तो माइनस कॉस। तो ये स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉस अल्फा।
लेकिन सिंगल फेस वाइंडिंग के लिए जो करंट है ये खुद भी टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये भी टाइम का फंक्शन होता है। और देखो यही हमारा कॉन्सेप्ट था डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अंदर भी। याद है मैंने उसके अंदर बताया था कि एक कॉस ओमेगा टी एक कॉस अल्फा बन जाता है, जिससे बनता है एक कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी और एक कॉस अल्फा प्लस ओमेगा टी। कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी को फॉरवर्ड रिवॉल्विंग फील्ड बोल देते हैं और अल्फा प्लस ओमेगा टी को बैकवर्ड रिवॉल्विंग। बस वहां अल्फा की जगह में थीटा यूज कर रहा था और कोई डिफरेंस नहीं है। और वही चीज यहां पे भी डेराइव हो रही है बाय डेराइविंग द फोरियर सीरीज ऑफ द एमएमएफ वेवफॉर्म। और देखो एमएमएफ जो है स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो उसकी फोरियर सीरीज निकालोगे वो स्पेस एंगल का फंक्शन बनेगी। अगर वो स्पेस एंगल का फंक्शन बन रही है तो उसमें बनने वाले हार्मोनिक्स क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज द स्पेस हार्मोनिक्स। ठीक है, तो यहां से डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में बात की जा सकती है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये मेरी बात क्लियर हुई? एमएमएफ वेवफॉर्म्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो देखो हमें क्या क्या पता चला कि एमएमएफ की वेवफॉर्म अगर कभी भी बनानी है तो पहली बात तो स्टेप्ड वेवफॉर्म होती है, स्टेप्ड वेवफॉर्म विद स्टेप्स एट ईच स्लॉट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया जाए तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है ट्रेपेजॉइडल विद पीक। कितना पीक हो जाता है इसका? NPH इंटू आई बाय 2। इतना एमएमएफ पीक आ जाता है यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, करंट स्प्रेड थ्रू आउट, अगर करंट चारों तरफ फैला हुआ हो, वो सिग्मा के अंदर रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो एमएमएफ बनता है उसका ट्रायंगुलर, जो कि डीसी मशीन का आर्मेचर हमने देखा था। और ऐसे ही सिंक्रोनस में सिलेंड्रिकल रोटर एमएमएफ जो इससे आएगा वो आएगा स्टेप्ड वेवफॉर्म। ठीक है, तो ये सारे इंप्लीकेशंस होते हैं जो भी हमने डेरिवेशन किया है। और अगर करंट एसी आ जाए तो क्या करोगे? करंट की जगह आई एम कॉस ओमेगा टी या आई एम साइन ओमेगा टी, जो भी फंक्शन यूज करना चाहो उसको यूज करके डायरेक्टली वहां पे एक्सप्रेस कर दोगे। और दूसरी चीज और देखो कि मैक्सिमम जो एमएमएफ मिलता है वो हमेशा स्लॉट्स के बीच में मिलता है, कभी भी स्लॉट के अंदर नहीं मिलता। यानी करंट से 90 डिग्री पे मिलता है, क्योंकि देखो दो स्लॉट्स हैं, मान लो 180 डिग्री पे हैं, तो बीच का रीजन कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे। तो तुम क्या कह सकते हो? मैक्सिमम एमएमएफ जो मिलेगा दैट इज एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द स्लॉट्स और द करंट। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, द पीक वैल्यू ऑफ एमएमएफ इज ऑब्टेन्ड एट 90 डिग्री with respect to the slots or the current flowing in the winding, and hence we can say MMF leads the current density by 90 degree, leads the current density by 90 degree। यानी अगर स्पेस में ओरिएंटेशन देखोगे, जैसे एज एन एग्जांपल ये देखो, एक कॉइल है मान लो डॉट, एक कॉइल है क्रॉस। अब देखो इसका एमएमएफ कैसे आएगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट में बनेगी ना, ऐसे। तो देखो यहां करंट मैक्सिमम है लेकिन यहां एमएमएफ मैक्सिमम है या मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और कितना एंगल है इसके बीच में? 90 डिग्री। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि जहां भी करंट होगा उससे 90 डिग्री पे ही एमएमएफ हमारा मैक्सिमम आता है। तो ये पॉइंट भी याद रख सकते हो। और ये सिंपल सा इंप्लीकेशन है मैग्नेटिज्म का
कि कभी भी कॉइल की या एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो लूप के परपेंडिकुलर आती है। तो जिस भी प्लेन में या जिस भी डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम होगा उससे 90 डिग्री पे ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैक्सिमम होती है। ये बात क्लियर है? तो ये सारी बातें ध्यान रखना एमएमएफ वेवफॉर्म्स के बारे में जो मैंने समराइज कराया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एमएमएफ हमें समझ आ गया एमएमएफ का वेवफॉर्म कैसे होता है, और हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर कुछ टर्म समझ आ गए, फेज स्प्रेड, फेज बेल्ट, स्लॉट पिच। ये सारी चीजें समझने के बाद अब उसका ईएमएफ निकालेंगे कि ईएमएफ पे क्या इंपैक्ट होता है, और अगेंस्ट तुम्हारी ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग की तरह हार्मोनिक्स के बारे में बात करेंगे कि हार्मोनिक्स पे क्या इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।